नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रही है G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक। पीएम मोदी ने बैठक को किया संबोधित। कहा कि भारत के पास विश्व को कौशल कार्यबल मुहैया कराने की है क्षमता। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का किया उद्घाटन। कहा कि पैक्स और CSC हो रहे हैं एक। गांव में किसानों और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगी सुविधाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा कि देश के कई गांवों ने खुद को खुले में शौच करने से मुक्त करने में पाई है सफलता। स्वच्छ सुजल भारत की दिशा में प्रगति में तेजी सम्मेलन का है विषय। चावल की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। आगामी त्योहारों के दौरान कम कीमत पर चावल की उपलब्धता होगी सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश इंदौर में G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कौशल विकास के महत्व पर जोर डाला और कहा कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग भविष्य के कार्यबल का मंत्र है। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling, and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में श्रमिकों को लाभ देने के लिए ई-श्रम पोर्टल की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में इस पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ी है। During COVID, showed their skills and dedication. It also reflected our culture of service and compassion. Indeed, India had the potential to become one of the largest providers of skilled workforce for the world. A globally mobile workforce is going to be a reality in the future. Therefore, it is now time to globalize the development and sharing of skills in the true sense. The G20 must play a leading role in this. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि पैक्स को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं और साथ ही पैक्स और CSC एक हो रहे हैं, जिससे गांव में गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई गणमान्य हस्तियां भी शामिल हुई।
अमित शाह ने कहा कि सरकार की योजना से 17,176 पैक्स CSC में अपना पंजीकरण करा लेंगे। इसके कार्यान्वयन से करीब 13 से 14 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही युवाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा। आज पैक्स और CSC दोनों एक हो रहे हैं। इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक CSC में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और यह युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में डिजिटलीकरण के कारण सरकार को अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता से काम करने का मौका मिल रहा है। पहले की सरकारों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो पैसे गरीबों के लिए भेजते हैं उनमें से कुछ ही पैसे जनता तक पहुंच पाते हैं, जबकि PM मोदी की सरकार में 100 का 100% लाभ लाभार्थी तक पहुंचता है। एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नेंस का उदाहरण है जिससे कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। इस व्यवस्था से अब तक कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। ये आप याद करो, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वो कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए मिलते हैं। आप देखो, अब व्यवस्था है जैसी जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं। बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। और भारत में ग्रामीण वॉश सेक्टर में कार्य करने वाले विकास और सेक्टर पार्टनर्स के लिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग का मंच रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम विज्ञान भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। सम्मेलन का विषय स्वच्छ सुजल भारत की दिशा में प्रगति में तेजी है। ये सम्मेलन जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख मिशनों जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में पिछले वर्ष हुई प्रगति और इसके शीघ्र कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए वॉश क्षेत्र के हितधारकों को एक मंच पर लाया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में स्वच्छता को लेकर जिस तरह से मुहिम ने आंदोलन का रूप लिया है, आज उसी का परिणाम है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के कई गांव ने खुद को खुले में शौच करने से मुक्त करने में सफलता हासिल की है। स्वच्छ भारत मिशन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का प्रोग्राम नहीं था, 60 करोड़ लोगों के बिहेवियर चेंज का प्रोग्राम भी था। लेकिन सामूहिकता की ताकत से हमने भारत के यश को बढ़ाते हुए 5 साल में देश को खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। जब देश के सारे लोगों ने मिलकर के इस यज्ञ में अपनी तरफ से आहुति डालना शुरू किया, तब वो जो यज्ञ की ज्वालाएं थी वो इतनी सुदीर्घ हुई, इतनी तपित हुई कि वो संकट हमेशा हमेशा के लिए देश से समाप्त हो गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में जन भागीदारी किस प्रकार किसी देश के विकास में नई ऊर्जा भर सकती है, स्वच्छ भारत अभियान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबको मिलकर हर परिवार तक एक सुरक्षित स्वच्छ जल पहुंचाने के प्रति सजग भी रहना है और सतत प्रयास भी करना है। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जब देश की आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हमारा देश कैसा होगा। उसके पहले भी लोगों ने अपने ढंग से बातें कही होंगी,
लेकिन लक्षित तरीके से एक टारगेट के साथ लक्ष्य सुनिश्चित करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और भारतीय बाजार में गैर बासमती सफेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उपरोक्त किस्म की निर्यात नीति में संशोधन कर उसे 20% निर्यात शुल्क के साथ मुक्त से हटाकर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। घरेलू बाजार में चावल के दाम में वृद्धि का रुझान बना हुआ है। खुदरा बाजार में कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 11.5% और पिछले माह के मुकाबले 3% वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार में कीमतें कम करने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया था, लेकिन 20% निर्यात शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी इस किस्म के चावल का निर्यात बढ़ता चला गया। देश के कुल चावल निर्यात में गैर बासमती सफेद चावल का 25% योगदान होता है। गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने से देश में उपभोक्ताओं के लिए इसके दाम कम होंगे। बहरहाल गैर बासमती चावल और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल चावल निर्यात में इनका योगदान ही अधिक होता है और इससे किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभकारी दाम का लगातार लाभ मिलता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त, सुरक्षित, असुरक्षित ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत क्रेडिट गारंटी योजना पशुधन क्षेत्र में लागू किया गया है। स्कीम को प्रचालनगत करने के लिए DAHD ने 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा MSME को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऋणदाता को परियोजना व्यवहारिता को महत्व देना चाहिए और विशुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। क्रेडिट गारंटी पोर्टल को एक नियम आधारित पोर्टल के रूप में विकसित किया गया है और क्रेडिट गारंटी स्कीम क्रेडिट गारंटी कवर जारी करने, नवीकरण तथा दावों के निपटाने के तहत पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों के नामांकन को कार्यान्वित किया गया है। उत्तराखंड में कई जिलों में हो रही बारिश ने किसानों को क्षति पहुंचाई है। 17,800 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इसके 2.5 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। इसमें 5 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें 50% से अधिक फसल की क्षति हुई है। 11,324 हेक्टेयर में 33% से अधिक की फसल की क्षति हुई है, जबकि 6,500 हेक्टेयर में 33% से कम की क्षति हुई है। इन आंकड़ों के अभी और अधिक बढ़ने की संभावना है। कृषि विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले हरिद्वार में 16,558 हेक्टेयर कृषि भूमि बारिश के कारण भारी तबाही झेल रही है। उत्तरकाशी के 12 खेत बाढ़ में बह गए हैं। 15 नाली भूमि और 5 किसान इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कृषि विभाग ने बताया है कि उत्तरकाशी नौगांव में 2 किसानों के सेब के बाग बारिश की भेंट चढ़ गए और इसी प्रकार रुद्रप्रयाग के फाटा में 24 से अधिक किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है, जिनका नुकसान 50% तक बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किसानों को 15% से अधिक क्षति पहुंची है। डूब जाने के कारण फसलें 15 से 20% खत्म हो गई हैं। और मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के 4 जिलों ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए पालघर और ठाणे में शुक्रवार को स्कूल, कॉलेज बंद रहे। गुरुवार को कोंकण और दक्षिण गुजरात राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा और शुक्रवार को छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के शेष हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कम वर्षा का अनुमान है। देश के उत्तरी भाग में वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही के बाद कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के सभी जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। वीरवार को भी प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा नारकंडा में 87 मिलीमीटर और भरमौर में 38 और सराहन में 35 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं किन्नौर में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ में करीब 27 वाहनों के दबने का अनुमान है। किन्नौर की जिला कलेक्टर ने बताया है कि 25 जुलाई तक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं सांगला और निचार में 3 दिन के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। जिले में 88.95 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते आज दोबारा कामरू में एक फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसमें काफ़ी हॉर्टिकल्चरल लॉस का, इरिगेशन का और साथ ही साथ अराउंड 27 व्हीकल्स का उसमें दबने का अनुमान है। बाकी फाइनल आकलन अभी आ रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि 25 तक हमने किन्नौर जिले में एक वेदर अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी है। सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के ध्यान में रखते हुए सांगला और निचार जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ 3 दिन के लिए हमने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी एहतियाती तौर पे बंद कर दिया है। जहाँ तक ओवरऑल लॉस की बात है तो अभी डिस्ट्रिक्ट में जितना हमारे पास आ गया है दैट इज़ अराउंड 88.95 करोड़ अभी तक का। और आज की स्थिति ऐसी है कि हमारा NH05 रूनंग नाले पे एक क्लोज है, पर स्मॉल व्हीकल्स के लिए खोल दिया गया और टाइम टू टाइम उसको बहाल किया जा रहा है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उफानी नदी के कारण अयोध्या के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बहराइच स्थित शारदा और गिरिजा बैराज से लगातार सरयू नदी में पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में सोहावल, रुदौली और सदर तहसीलों के तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट मंडी में चने के सौदों में तेजी रही। वहीं दाहोद और काला पीपल मंडी में चने के भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ और मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 20 जुलाई को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 19 जुलाई को देसी चने का भाव रहा 4,860 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 190 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,825 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को चने का भाव 5,015 रुपए, 20 जुलाई को इसके सौदे 35 रुपए चढ़कर 5,050 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 19 जुलाई को चने का भाव था 4,450 रुपए, 20 जुलाई को इसके सौदों में 395 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,055 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जुलाई को चना 6,000 रुपए पर बिका। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की लखनऊ मंडी में 19 जुलाई को चने का भाव था 5,675 रुपए, 20 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,675 रुपए पर बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है।
गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। लखनपुरी और सुल्तानपुर मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि कोटा और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्बांक नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 19 जुलाई को धान का भाव रहा 2100 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव जा पहुंचा 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जुलाई को धान 1880 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जुलाई को धान का भाव रहा 3500 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को धान का भाव था 2040 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2045 रुपए पर हुए। राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में 19 जुलाई को यहाँ सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1860 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1855 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में इस समय धान के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाले। इसके अलावा यहाँ किसान इस मौसम में बासमती धान की रुपाई कर सकते हैं। बासमती धान में किसान PR 126 किस्म का चुनाव करें। पंजाब में ही इस समय कपास को कीटों और रोगों से बचाएं। इसके साथ ही समय समय पर रोगों से प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दे। यही किसान मक्के की खेतों में पानी जमा ना होने दे। पंजाब में ही ये समय मूंग और मैश की बुआई के लिए उपयुक्त है। मूंग में किसान ML 1808 और 818 जैसी किस्मों का चुनाव करें। पंजाब में ही किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च और भिंडी के नियमित अंतराल पर तुड़ाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ भिंडी की पंजाब सुहावनी, पंजाब लालिमा और लोबिया की लोबिया 263 किस्मों की बुआई के लिए ये सही समय है। पंजाब के किसान इस समय लौकी, पेठा, तोरी, करेला और टिंडा जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। पंजाब में इस समय बागों में पानी जमा ना होने दे। इसके अलावा नींबू, अमरूद, आम और आंवला जैसे फलों के नए पौधे लगाने के लिए भी ये समय उपयुक्त है। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान नर्सरी और बागों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह है कि वे इस समय खेतों में सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। दिल्ली के किसान इस मौसम में मूली, पालक और धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और श्रीलंका इस वर्ष राजकीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में भारत नेबरहुड फर्स्ट और रणनीतिक पहल सागर नीति के तहत पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। लोकसभा में शुक्रवार को मणिपुर के हालात पर शोर शराबा रहा। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ने सरकार की ओर से राजनाथ सिंह को बयान देने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस गंभीर मसले पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है। विपक्ष के हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है।
मणिपुर में अपहरण और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध मामले में पुलिस ने 3 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल मिलाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोदी सरनेम मामले में दोषी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की शिकायतकर्ता बीजेपी नेता और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। फिर 4 अगस्त को अदालत इस पर सुनवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आईएएस रानू साहू और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल समेत रायपुर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा तट पर न जाने की चेतावनी दी गई है। विशाखापट्टनम चक्रवात केंद्र की निदेशक एम सुनंदा ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव वाले क्षेत्र होने के कारण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी बंगाल के हावड़ा में बीती रात भीषण आग लग गई। करीब 50 दुकानों तक ये आग फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग करीब 1 बजे के आसपास लगी है, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।